सर गुजरात की एक और बात ये पूछना चाह रहा था, गुजरात में बीजेपी तो आपने बता दिया कि आपके हिसाब से बढ़िया कर रही है, ये कांग्रेस को क्यों इतना वैक्यूम का सामना करना पड़ा? हम देख रहे हैं जितने भी बड़े नेता कांग्रेस के एक ज़माने में, आपके दौर में भी जो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो अब सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्या कारण लग रहा है आपको? मैं मैं देखता था जब मैं गुजरात में सीएम था तो हाउस में उनके ऑपोजिशन में भी इतने दरारें थी जी। बहुत छोटा दल था उनका, लेकिन ढेर सारे गुट बने हुए थे। तो कभी मेरी उनके खुल करके बात भी होती थी और मैं कहता था, मैंने कहा देखो भाई, मैं चाहूँगा कि अच्छा विपक्ष के रूप में आप लोग परफॉर्म करो। और मैं इतने तक करता था, वो हाउस में सवाल पूछते थे कोई, तो मैं मेरी सरकार को कहता था उनके हर सवाल को हाउस में जो जवाब देना होगा वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद मुझे 2 महीने में बताओ भाई, उन्होंने रोड का सवाल कहा है तो मुझे वहाँ रोड बना देना। उसने गड्ढे की बात कही तो मैं गड्ढा भर दूंगा। तो स्थिति ये आ गई थी कि विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचा था। तो दूसरा वो मौजी हो गए थे जी, दिल्ली को खुश रखना, उसी में वो लग गए थे। दिल्ली से उनको कोई सूचना आएगी तो करेंगे, ये भी उनका भाव बन गया था और उसके कारण मुझे लगता था कि वो नहीं कर पा रहे थे जी। तो सर आपकी पार्टी, चूँकि गुजरात का बीजेपी कार्यकर्ता आपसे काफ़ी जुड़ाव महसूस करता है, हर जगह आपका ही चेहरा होता है। एक अभी एक उनके अंदर ये चिंता भी रही है कि यही मौजी लोग, गुट वाले लोग जो हैं, अब जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो इनको संभालना अपने आप में एक चुनौती, इनको बदलना एक चुनौती होगी। ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है जी। एक तो जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं और एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है जी। जो फैमिली रन पार्टियां होती हैं, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, उसमें बाहर लोग के लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं होता है। अगर हम समाज में से लोग, अगर किसी का वैज्ञानिक का बैकग्राउंड है, वो बीजेपी में आना चाहे तो हम लेंगे। किसी का सोशल वर्क का बैकग्राउंड है, किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड हो सकता है। आखिरकार मैं तो मेरी पार्टी का विस्तार चाहता हूँ। मेरी जो सेंट्रल आइडिया है, मेरा जो सेंट्रल कोर एक्टिविटी है, उससे अगर कोई जुड़ता है तो पार्टी को तो विस्तार करना ही चाहिए, पार्टी को विकास करना ही चाहिए। दूसरा, हमारी पार्टी में जो लोग हैं, अगर हम नया विचार, नए प्रभाव को आने नहीं देंगे तो हमारे मन में भी गंध फैल जाएगी जी। तो मैं तो हर बार भीतर भी चुनौती पैदा करता हूँ, हर बार चुनौती रहेगी भाई। हम ऐसे एक एसी कमरे में बैठ करके मौत से अब मुला है चलो 5 साल निकाल दे, नहीं चलेगा जी। हर पल मैदान में रहना होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई जो भी दल को, लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश का भला कर सकती, हर एक का स्वागत है जी। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए तो क्या हुआ, जी नहीं। मुझे हर एक के बाद कुछ न कुछ देने को होता है जी। कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो, उसके बाद भी कुछ तो अच्छा होता है देने के लिए। मुझे जो अच्छा है वो लेना है और मैं तो अच्छे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा का पूरा अच्छा तो मुझे ढूंढने में हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन जो मिले उसमें से जो अच्छा होगा उसको निकालने की मैं कोशिश करूंगा। सर लास्ट में मेरा एक विनती है सर। मैंने कोविड टाइम पे हम एक प्रोग्राम कर रहा था, सहायवाणी। तो सहायवाणी में बहुत लोग आते थे मदद पूछ के। एक दिन एक 82 ईयर्स ओल्ड एक मैन आया था, उन्होंने खड़ा था। मैंने पूछा बोलिए आपको क्या मदद चाहिए? तब उन्होंने बोला, सर जी मैं मदद पूछने के लिए नहीं आया है, मैंने मदद करने के लिए आया है। अच्छा क्या करना चाहता है? मैं मदद मोदी जी को करना चाहता है। मैंने हैरान हो गया, भाई साहब आप क्या बात कर रहा है? तब उन्होंने उनका पॉकेट से 500 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ निकाला सर, उन्होंने दिया। देखिए भाई साहब, देश बहुत संकट में है, चीन का युद्ध शुरू होने वाला है, हम देश को हम सुदृढ़ करना चाहिए, इसलिए ये मेरा तोहफा है, मोदी जी को आप पहुंचाना है। एंड उन्होंने बोला एक संदेश है ये पूरा युवा लोग जो है ना वो सुनना चाहिए एंड सब लोग मदद करना चाहिए। एंड हर महीने मैंने 500 रुपीज़ दूंगा, आप पहुंचाना चाहिए मोदी जी को। मैं भी नहीं सोचा था आपके सामने मैं आ जाऊंगा बोल के।
आज आया, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है उन्होंने नेक्स्ट महीने उन्होंने हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। मैंने उनका पैसा लाया है कि 500 रुपीज़ एड्रेस है उनका, ये बहुत बड़ा तोहफा है, 500 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। मैं इसको पीएम केयर में डालूंगा। ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। नेता के ऊपर विश्वास है। मैं बताता हूँ, अब एक फौजी घर आया तो उसको जितना पैसा मिला था उसने गांव में सब टॉयलेट बना दिए। मैंने मन की बात में उसका उल्लेख किया था। ये नहीं, देश में साहब गजब है। चलिए, मैं उनको मेरा प्रणाम उनकी आत्मा को, क्योंकि ये आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री जी, आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में, आज भी आपकी 3-4 कार्यक्रम हैं, रैलीज हैं, रोड शोज हैं, हमारे लिए समय निकाला TV9 नेटवर्क के लिए, आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं सबसे पहले तो TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपका दर्शक संख्या भी बहुत बड़ी है, ये भी मुझे पता है। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, यानी आप बहुत, और मैं जब विदेश जाता हूँ तो मुझे रेफरेंस कहीं चाहिए तो मैं कभी इमीडिएट कहीं जाना है तो मैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। तो मैं देखता था कि आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो मैं कभी उसका उपयोग करता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे देश में से किसी कोने से मैलिफाइड इंटेंशन से आपके यहाँ से कुछ हुआ हो, वैसी एक भी जानकारी मुझे कभी शिकायत नहीं मिली है। मुझे कभी, मेरे और मेरी टीम को, TV9 को कभी फ़ोन करके ये नहीं कहना पड़ा भाई ये देश का नुकसान हो जाएगा, आप क्यों करते हो। मैंने, हाँ, बीजेपी का नुकसान हुआ था, बहुत कुछ किया होगा आपने, और उसमें मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन देश का नुकसान हो ऐसा आपने कभी किया हो, ऐसा मैंने कभी, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई। और ऐसा मीडिया देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपकी टीम को और सबको बधाई दूंगा जी, बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद सर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।